हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में महाकाव्य, बौद्ध और जैन ग्रंथों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपके पास वीडियो पार्ट 1 में वैदिक रचनाओं के संदर्भ में गया, उसके बाद की भी मैटर गया है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो आपके पास जा चुका है, पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम लोग महाकाव्य, रामायण और महाभारत, बौद्ध और जैन साहित्य के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में महाकाव्य है। महाकाव्य ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य भी आते हैं, जिसमें रामायण और महाभारत दो रचनाएं महाकाव्य में महत्वपूर्ण हैं। रामायण है और महाभारत जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारे हिंदू ग्रंथ में ये रचनाएं आती हैं और रामायण के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और यद्यपि यह मूल कथा की रचना वाल्मीकि ने बाद में किया था और ये निरंतर इसमें विस्तार होता रहा। कहते हैं कोई रचना जब की जाती है तो प्रारंभ में उसमें चूँकि उस टाइम में कुछ परंपराएं इस रूप में थी कि पूरे कई वर्षों तक की रचनाएं कई लोगों के द्वारा की गई है। जो मूल कथा है वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया और इसी में बाद में विस्तारित भी किया गया। अन्य आख्यान, अन्य मैटर इसमें जोड़े गए। तो इस तरह से रामायण की रचना के संदर्भ में महर्षि वाल्मीकि ने उसका मूल रूप लिखा और उसका निरंतर विस्तार होता रहा। इस रचना में भारतीय समाज संस्कृति को प्रकाश डाला गया है। रामायण में 6 अध्याय हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे कांड के नाम से जाना जाता है। जैसे अयोध्या कांड है तो इसमें अरण्यकांड, बालकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, विविध कांड जो हैं, तो इस तरह से इनको अध्यायों को किसके नाम से जाना जाता है? कांड के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इसमें रामायण में जो 24,000 श्लोक हैं, इनके श्लोकों की संख्या 24,000 है। तिथिक्रम को लेकर के विद्वानों में क्या है? मतभेद है। कुछ इस विद्वान इसकी रचना काल 600 ईसा पूर्व मानते हैं, कुछ इसका जो है 400 ईसा पूर्व मानते हैं। हिंदू काल गणना के अनुसार, जैसे कि हमारे हिंदू में जो काल गणना निर्धारित किया गया है, जिसमें सतयुग है, द्वापर है, तो इस तरह से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 काल जो निर्धारित किए गए हैं, इन 4 कालों में रामायण की रचना काल क्या नाम दिया गया? त्रेता युग। यानी रामायण की रचना कब की गई है? त्रेता युग में की गई है। कुछ विद्वान इसकी रचना काल 8,000 ईसा पूर्व मानते हैं। जैसे जैसे जो आख्यान रामायण में मिलते हैं, उन्हीं आख्यानों के आधार पे विद्वानों के द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं, एनालिसिस किया जाता है कि ये रचना इस काल में की गई थी। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग रामायण के पश्चात महाभारत की रचना का अध्ययन करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर जैसा कि आपको दिख रहा है महाभारत के सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसका नामकरण कैसे पड़ा। जैसा कि नाम है महाभारत, तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि महाभारत में इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था, यानी विजय संहिता। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें अधर्म पे धर्म की विजय हुई थी। इसमें जो कथा है कौरव और पांडवों की, तो इसमें जो है कौरव पराजित होते हैं, पांडव विजयी होते हैं और अधर्म पर विजय की जीत होती है। तो इसी के आधार पर इस रचना का नाम जय संहिता रखा गया, यानी विजय संहिता। इसका जो अर्थ होता है, जो सेंस है कि जय संहिता मीन्स विजय संहिता, यानी कि अधर्म पे धर्म की विजय होती है और इसी के आधार पर इसका नाम जय संहिता रखा जाता है। बाद में वैदिक जन के जो प्रमुख थे, भरत थे, उनके वंशजों की स्टोरी, उनके वंशजों की कहानियाँ इसमें ऐड की गई, जोड़ी गई और इसी आधार पर इसका नाम भरत पड़ा। धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें आख्यान जुड़ते गए, जैसे जैसे श्लोक की संख्या इसकी बड़ी हो गई और अंत में इसमें 10,000 से 1,00,000 श्लोक की संख्या हो गई। तो यानी इसका जो विस्तार हुआ 10,000 से 1,00,000 श्लोकों की संख्या हो जाने के कारण, तो इसी के रूप में आधार पे या इसी के आधार पे इसका नाम महाभारत कर दिया गया। यानी भरत के जो वंशजों की कहानी जोड़ी गई तो इसका नाम भरत पड़ा और उसी के आधार पे जब संख्या इसकी 10,000 से 1,00,000 हो गई तो इसी के आधार पे इसका नाम क्या दे दिया गया? महाभारत। डियर स्टूडेंट, महाभारत के नामकरण के संदर्भ के पश्चात अब हम लोग अध्ययन करेंगे महाभारत की रचना काल, यानी महाभारत की रचना किन किन कालों में कैसे हुई। जैसा कि आप जानते हैं, ब्लैक बोर्ड पे आपको बहुत सारे तथ्य दिख रहे हैं। यानी महाभारत की रचना जो है एक कालों में न करके कई कालों में रचना की गई। जैसे जैसे काल आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इसमें आख्यान जोड़ता गया।
तो इस तरह से महाभारत की जो रचना है, जो कथा है, वो एक काल में न हो करके कई कालों में इसकी रचना की गई। इसी पे एनालिसिस हम लोग करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे कि महाभारत का लेखन कार्य किसी एक काल में, एक कालखंड में संपन्न नहीं हुआ था, बल्कि ये कई कालखंडों में संपन्न हुआ, कई कालखंडों से होकर के ये गुजरा। तो सर्वप्रथम लेखन का जो प्रयास किया गया, एक महत्वपूर्ण बिंदु है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, यानी इसका स्टार्टिंग जो हुआ था लेखन कार्य का, जो प्रारंभिक अवस्था था 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी था। रचयिता इसके प्रारंभ में भाट सारथी थे, यानी सूत थे। आगे चल के हम लोग बताएंगे कि कैसे इसकी रचना किसने किया, महर्षि व्यास ने कैसे किया। तो जो प्रारंभिक जो रचना थी महाभारत की, उसकी रचना किसने किया था? भाट सारथी, जिसे सूत नाम दिया जाता था। अब भाट सारथी या सूत कौन होते थे, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। महाभारत काल में, यानी उसमें जब क्षत्रिय युद्ध अभियान में जाते थे, युद्ध पे जाते थे, तो उनके साथ सूत भी जाते थे। और सूतों का कार्य क्या होता था? जब युद्ध होता था तो उन घटनाओं को कविताओं के माध्यम से लिपिबद्ध करते थे। सूत लोग जो है उन कविताओं को, कविता के माध्यम से उन घटनाओं को, जो विजय गाथा होती थी, उन घटनाओं को वो कविताओं के माध्यम से उन तथ्यों को लिखते थे। और इसी आधार पे ये रचना प्रारंभ हुई किसके द्वारा? सूतों के द्वारा, यानी भाट सारथी के द्वारा। फिर धीरे धीरे ये विजय गाथाओं को कविता के रूप में लिखने लगे, और ये यहीं से इसकी प्रारंभ स्थिति, यानी प्रारंभिक स्थिति यहीं पे थी। 5वीं शताब्दी में ब्राह्मणों ने लेखन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कहने का मतलब है, जब वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में थी तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके अपने अपने कार्य थे। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने लेखन पे अपना अधिकार कर लिया। और ब्राह्मणों में महर्षि व्यास, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ब्राह्मणों में कौन थे? महर्षि वेदव्यास थे। इन्होंने जो है महाभारत की मूल कथा की रचना की, महाभारत की मूल कथा की विधिवत रूप से रचना की। इस तरह से एक सिस्टमैटिक स्वरूप उन्होंने प्रदान किया। इन सभी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या 10,000 से बढ़ कर के 1 लाख हो गई। जैसा कि आपने अभी जस्ट कुछ पहले स्टार्टिंग में हम लोग अध्ययन किए थे कि कैसे इसका नाम भरत था, और श्लोकों की संख्या जब 10,000 से 1 लाख हो जाती है तो इसका नाम महाभारत पड़ा। तो वहीं यहाँ पे भी वही स्थिति हुई कि यानी जब वेद व्यास ने इस मूल कथा को विधिवत स्वरूप प्रदान किया, सिस्टमेटिक स्वरूप दिया उन्होंने, तो इस ग्रंथ की जो श्लोकों की जो संख्या थी 10,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। तो यहाँ पे भी आपको लन रखना है कि जो महाभारत का नामकरण भी पड़ा था इसी आधार पर पड़ा था कि 10,000 श्लोकों से जब 1 लाख इसकी संख्या हो जाती है तो इसका नाम भरत से महाभारत कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। विश्व का यह सबसे लंबा, अनुपम, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। तो ये विश्व का ये महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसमें कौरव और पांडव, जैसा कि आप जानते हैं कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध हुआ था। कौरव जो है अधर्म का रास्ता अपनाए हुए थे, पांडव लोग धर्म का रास्ता अपनाए हुए थे। कृष्ण उनके साथ थे, जैसा कि आप बहुत सारे आख्यान पढ़े हैं। तो इस तरह से अधर्म पे धर्म की क्या होती है? विजय होती है। तो इसमें इस तरह से इनके आपसी संघर्ष, यानी कौरव और पांडवों के आपसी संघर्ष का इसमें वर्णन किया गया है। डियर स्टूडेंट, एग्ज़ाम में कभी कभी सिविल के एग्ज़ाम में, बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि महाभारत का विषय वस्तु क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन 4 विकल्प दिया रहेगा। तो जैसे इसी में जो श्लोकों की संख्या कितनी बढ़ी, कैसे बढ़ी, क्या क्या है, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम में, सिविल हो एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको लर्न रखना है कि इस तरह से इसकी जो विषय वस्तु क्या क्या हैं। तो कौरव और पांडवों के आपसी संघर्ष के साथ साथ इसमें और क्या है? तो इसमें न्याय है, शिक्षा है, चिकित्सा है, ज्योतिष है, युद्ध नीति है, योग शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, वास्तुशास्त्र है, खगोल विद्या है और धर्मशास्त्र है। तो इन चीज़ों पे वर्णन किया गया है, इन चीज़ों पे प्रकाश डाला गया है। धर्म क्या है, विजय क्या है, नीति क्या होती है, समाज का स्वरूप कैसा होता है, विविध अंगों पे प्रकाश डाला गया है। तो जो विषय वस्तु इसका है, इन ये सारे बिंदु हैं और इन बिंदुओं के आधार पे इसके ये विषय वस्तु है महाभारत की। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। बौद्ध साहित्य, प्राचीन भारतीय इतिहास के
वैदिक साहित्य का जितना महत्व है कि वैदिक काल की जो रचनाएं हैं, वेद हैं, चाहे वेदांग हों, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष हों, चाहे महाकाव्य हों, रामायण और महाभारत हों, जो तत्कालीन समाज के विषय में हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विविध पहलुओं पे जो जानकारी प्रदान करते हैं, वो इतिहास के स्रोत हैं। तो ये इतिहास के स्रोतों के रूप में अगली कड़ी में बौद्ध साहित्य है, यानी बौद्ध रचनाओं के माध्यम से बौद्ध काल के समय में जो रचनाएं रची गई उसे बौद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। यानी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो घटनाओं के संदर्भ में जो रचना लिखी गई उसे बौद्ध साहित्य कहा गया। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में जैसा आप देख रहे हैं कि सबसे बौद्ध ग्रंथ, जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, उसका क्या नाम है? त्रिपिटक। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है उसका क्या नाम है? त्रिपिटक है। इसे लर्न रखेंगे। अब त्रिपिटक कितने हैं? 3 हैं। सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है। यानी त्रिपिटक कितने हैं? 3 हैं। इनकी संख्या 3 है। रचना काल बुद्ध निर्माण के पश्चात किया गया था, यानी महात्मा बुद्ध के निर्माण के पश्चात इनकी रचना की गई थी। विषय वस्तु देखेंगे हम लोग तो तीनों रचनाओं के विषय वस्तु अलग अलग हैं। जैसे सुत्त पिटक है, अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विकल्प में रहेगा कि सुत्त पिटक है और इसकी क्या है विषय वस्तु। तो आप जानते रहेंगे तभी इसको कर पाएंगे। तो सुत्त पिटक का जो विषय वस्तु है क्या है? बुद्ध के धार्मिक विचारों और उनके वचनों का क्या है? संग्रह है। यानी महात्मा बुद्ध के जो धार्मिक विचार थे और उनके जो वचन थे उन्हीं का संग्रह किस में दिया गया है? सुत्त पिटक में दिया गया है। इसी क्रम में दूसरी रचना है विनय पिटक, यानी त्रिपिटक की ही दूसरी रचना क्या है? विनय पिटक है। अब विनय पिटक में क्या विषय वस्तु है? बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। थर्ड रचना है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, इस पिटक में बौद्ध दर्शन की विवेचना की गई है। बौद्ध दर्शन आपका विकल्प में रहेगा। डियर स्टूडेंट, इसको लर्न रखेंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं विकल्पी सिविल या किसी भी एग्जाम में कि विकल्प में क्या रहेगा? बौद्ध दर्शन रहेगा और 3 अन्य विकल्प रहेंगे। तो अभिधम्म पिटक में क्या विषय वस्तु है? बौद्ध दर्शन की विवेचना की गई है। इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे त्रिपिटक से ईसा पूर्व की शताब्दियों के भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक जीवन पे प्रकाश पड़ता है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग त्रिपिटक के पश्चात बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हों का अध्ययन करेंगे। मिलिंद पन्हों, इस रचना में यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन है। बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि बौद्ध साहित्य मिलिंद पन्हों में किसका उल्लेख मिलता है? तो यूनानी राजा मिनांडर थे और बौद्ध भिक्षु नागसेन थे, दोनों के दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दार्शनिक वार्तालाप दोनों के, यानी मिनांडर और बौद्ध भिक्षु, ये भिक्षु थे और एक राजा थे, तो दोनों के दार्शनिक वार्तालाप का इस रचना में यानी मिलिंद पन्हों में वर्णन मिलता है। ज़्यादातर एग्जाम में विकल्प में क्वेश्चन आते हैं। सिविल एग्जाम में विकल्प दिया रहेगा कि मिलिंद पन्हों में किसका उल्लेख मिलता है। तो जब आप इन्हीं चीज़ों को नोट्स बनाएंगे तभी ऐसे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला है, इनमें ईसा की पहली 2 शताब्दियों के उत्तर पश्चिम भारत के विषय में प्रकाश पड़ता है। यानी इस रचना से ईसा की पहली जो 2 शताब्दियां हैं उनमें उत्तर पश्चिम भारत के विषय में प्रकाश पड़ता है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। दिव्य अवदान है जिसमें अनेक राजाओं की कथाओं का वर्णन मिलता है। फिर बौद्ध रचना में आर्य मंजूश्री मूलकल्प है, इसमें गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। आपको करना क्या है? अपनी नोट्स में लाइन 20 में खींचेंगे, एक तरफ रचना लिखेंगे और दूसरी तरफ उसी में मतलब 2 लाइन खींचेंगे, एक तरफ रचना लिखेंगे, दूसरी तरफ इसके रचनाकार कौन हैं और आगे लिखेंगे इसका विषय वस्तु क्या है। क्योंकि ऐसे ही नोट्स बनाएंगे तभी आप ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। जैसे अभी हमने आपको क्या बताया कि मिलिंद पन्हों में किस विषय वस्तु का उल्लेख मिलता है या किसकी कौन सी घटना का उल्लेख मिलता है। तो जब आप इस तरह से नोट्स बना के अभ्यास करेंगे तभी ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने मिलिंद पन्हों को यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन का अध्ययन किया, इसी क्रम में आपने दिव्य अवदान में विविध राजाओं की कथाओं का वर्णन किया, अध्ययन किया। फिर नेक्स्ट है आर्यश्री मूल मंजूश्री मूलकल्प जिसमें गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। ये भी एक इस तरह से लर्न रखेंगे। नेक्स्ट है अगुत्ता निकाय।
अगुत्तर निकाय वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आया है इसमें। अगुत्तर निकाय का विषय वस्तु क्या है, तो इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं एंशिएंट टाइम के यानी आरंभिक राज्य जो थे, भारत के प्रारंभिक समय के जो 16 राज्य थे, जिन्हें आरंभिक राज्य के नाम से भी जाना जाता है या फिर इन्हें 16 महाजनपद के नाम से भी जाना जाता है। 2 नाम से जाना जाता है, इसको आप अभ्यास रखेंगे, लर्न रखेंगे कि जो आरंभिक राज्य थे प्राचीन काल के, तो आरंभिक राज्यों का उल्लेख किसमें मिलता है, अगुत्तर निकाय में। प्रश्नों को कभी कभी सिविल एग्जाम में घुमा के पूछ लेता है, या तो 16 महाजन पूछता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख किसमें मिलता है, या फिर पूछ लेता है आरंभिक राज्यों का उल्लेख किसमें मिलता है। तो इस चीज़ को लर्न रखेंगे, किस रचना में मिलता है, अगुत्तर निकाय में। और ये अगुत्तर निकाय किसकी रचना है, बौद्ध रचना है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। सिंहली साहित्य है, सिंहली साहित्य में दीपवंश हैं और बौद्ध वंश हैं। दीपवंश जो रचना है 4वीं शताब्दी की है और महावंश जो रचना है 5वीं शताब्दी की है, जिसमें मौर्य सम्राट अशोक के विषय में वर्णन मिलता है। तो इसको भी लर्न रखेंगे कि इन दोनों रचनाओं में मौर्य सम्राट अशोक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब बौद्ध साहित्य का महत्व क्या है, तो बौद्ध साहित्य का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक दशा पे प्रकाश पड़ता है। और भारत के विदेशों से जो सांस्कृतिक संबंध है, यानी भारत का जो वैदेशिक दूसरे देशों से जो हमारा सांस्कृतिक संबंध है, शिक्षा का, कला का, साहित्य का, जैसा कि आप जानते हैं एंशिएंट टाइम में भारत में यूनानी कला का सम्मिश्रण हुआ, दूसरे देशों के कलाओं का विकास हुआ, नई नई कला शैलियों का जन्म हुआ। तो जैसे आपने इन दूसरे देशों के जो हमारे कला, शिक्षा, साहित्य का जो आदान प्रदान होता है, उसी को सांस्कृतिक आदान प्रदान कहते हैं। तो इस तरह से सांस्कृतिक संबंधों पर भी प्रकाश पड़ता है, यानी दूसरे देशों से हमारे सांस्कृतिक क्या क्या संबंध थे। अब इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे जैन साहित्य का। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग जो है आगम के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग क्या है। कई एग्जामों में, सिविल एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो इस तरह से आगम जो है जैन साहित्य का सबसे प्राचीनतम भाग क्या है, आगम है। आगम के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या है, तो इसमें महावीर स्वामी के उपदेश व कथा कहानियाँ हैं। महात्मा महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया था जैन धर्म को लेकर के, उन्हीं उपदेशों का संकलन है। और इसके साथ साथ अनेक उसमें इनकी कहानियाँ हैं। इसी क्रम में इन कहानियों का संकलन किया गया है। महत्व क्या है, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास के विषय में प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट है भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता। भी एक चर्चा भी और आया था 16 महाजनपद का उल्लेख का, जिसमें अगुत्तर निकाय है। तो इससे भी जानकारी प्राप्त होती है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, सबसे ज़्यादा प्रकाश पड़ता है इसमें। तो इस तरह से भगवती सूत्र के माध्यम से भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है भद्रबाहु चरित, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट है हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन, रचनाकाल 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य अनेक जैन कथा कोशों और पुराणों की रचना की गई। ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि 6वीं शताब्दी से 1200 ईस्वी के मध्य अनेक जैन कथा कोशों की रचना की गई। तो 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य जैन कोशों और पुराण दो चीज़ें हैं। जैन कथा कोश और पुराण हैं, इनकी रचना की गई। हरिभद्र सूरी जो 705 से 775 समय इनका है, इन्होंने सम्रादित्य कथा की रचना की। जिनसेन ने 9वीं शताब्दी में। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जिनसेन। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है कि जैन साहित्य यानी जैन पुराण का नाम बताएं, या निम्न में कौन जैन पुराण है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा जैन पुराण है, आदि पुराण। यानी 9वीं शताब्दी में जैन आदि पुराण की रचना किसने किया था, जिनसेन ने किया था। यानी जिनसेन ने 9वीं शताब्दी में आदि पुराण की रचना किया था। गुणभद्र ने उत्तर पुराण की रचना किया था। ये 2 पुराण हैं, महत्वपूर्ण हैं, जो जैन रचना के अंतर्गत आते हैं। ये ना सोचें कि केवल हिंदू में ही पुराण हैं, यानी जैन रचनाओं में भी पुराणों की रचना की गई थी। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग धर्मेतर साहित्य की रचनाओं का अध्ययन करेंगे।
धर्मेतर साहित्य के संदर्भ के अध्ययन करने के पहले कुछ तथ्यों को जानेंगे। जैसे बौद्ध काल वैदिक काल में वेदों का महत्व है, बौद्ध काल में त्रिपिटक का महत्व है, जैन रचना में आगम का महत्व है। अब इन रचनाओं का महत्व है, वैसे धर्मेतर साहित्य का भी अपना महत्व है। यानी इस साहित्य से समाज के विविध गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है। कहने का मतलब है वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, इन तीनों साहित्य से तीनों के जो पीरियड हैं अलग अलग हैं, और तीनों साहित्य से धार्मिक जो जीवन था उस समय के ये लोग अपने अपने धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान पर प्रकाश डालते थे। जैसे बौद्ध रचनाएं हैं, बौद्ध का जो काल है तो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए धर्मोपदेशों के विषय में ज़्यादा फोकस करते हैं। जैन रचनाएं हैं तो जैन धर्म यानी महावीर स्वामी के सिद्धांतों पे फोकस करते हैं। वैदिक काल है तो स्वाभाविक है कुछ टाइम के वैदिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और धर्म के विषय में, वेदों के विषय में, वेदों के महत्व के विषय में प्रकाश डालेंगे। तो जितने भी धार्मिक रचनाएं हैं वो उस समय के धर्म से रिलेटेड हैं। लेकिन जो धर्मेतर साहित्य है ये समाज के विविध विषयों पे प्रकाश डाल रहा है। तो इस चीज़ को अंतर जानेंगे। कभी कभी कन्फ्यूज जाते हैं धर्मेतर क्या है। यानी धर्मेतर का मतलब है धर्म से जो इतर है, धार्मिक काल जैसे वैदिक काल है, बौद्ध काल है, जैन काल है। वैदिक काल में जो है वेदों पे प्रकाश डाला गया, बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध के विषय में प्रकाश डाला गया, जैन काल में जैन रचनाओं के माध्यम से महावीर स्वामी के विषय में प्रकाश डाला गया। तो ये धार्मिक काल हैं और धार्मिक रचनाओं के माध्यम से उस काल पे धर्म पे ज़्यादा फोकस किया गया। लेकिन धर्मेतर साहित्य क्या है, जो समाज के धर्म से इतर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विषयों पे तो बहुत नाम मात्र का, लेकिन राजनीतिक, आर्थिक पे और सामाजिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया धर्मेतर साहित्य। अब इस साहित्य से समाज के विविध गतिविधियों पे प्रकाश डाला गया। अब इसमें रचनाएं कौन कौन सी हैं? पाणिनि की अष्टाध्यायी है जो मौर्य वंश के विषय पे प्रकाश डालता है, और मौर्य वंश के पूर्व के यानी मौर्य वंश का जो पूर्व का काल था उस पे प्रकाश डालता है, यानी मौर्य वंश के पहले का। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे, और वो भी किस विषय पे? राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक विषयों पे प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस है, सोमदेव की कथा सरित सागर है, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी है जो मौर्य काल के विषय में प्रकाश डालता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो मौर्य वंश के राजनीतिक जीवन पे विस्तृत प्रकाश डालता है, और यही केवल एक ऐसी रचना है जो मौर्य वंश के राजनीतिक जीवन पे बहुत विस्तार से प्रकाश डालता है और विस्तार से तथ्यों को सामने लाता है। तो अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य की अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण रचना है मौर्य वंश के काल की। नेक्स्ट है पतंजलि की महाभाष्य, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम जो शुंग वंश के विषय में प्रकाश डालता है। कालिदास के रघुवंश एक रचना है जो समुद्रगुप्त के विषय में प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है शूद्र की मृच्छक कटिकम है, दंडी के 10 कुमार चरित है, वात्सायन का कामसूत्र है जो काम और उनके विषय पे प्रकाश डालता है। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपने प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक रचनाओं के संदर्भ में अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें विदेशी विवरण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि विदेशी यात्रियों के या विदेशी जो रचनाएं हैं उनसे क्या प्रकाश पड़ता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।